नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आज चर्चा इस बात पर, लोकतंत्र किससे चलता है, लोकतंत्र के मजबूती के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ईमानदार नेतृत्व या ईमानदार मतदाता, या उसके और भी जो अंग है वो सब के सब ईमानदार। ऐसा तो संभव नहीं है कि 135 करोड़ की इस आबादी में सभी के सभी 135 करोड़ एकदम शुद्ध गाय के दूध के तरह से धुले हों। तब क्या है, क्या चीज ऐसा है जिससे यह कहा जाए कि भाई यह चीज एकदम हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ है और अब ये हो गई तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमारा लोकतंत्र सुचारू रूप से काम करेगा। आज इन्हीं विषयों पर कुछ देर तक रहूंगा। आप से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो वीडियो के अंत तक बने रहें और कोई आपका सुझाव मार्गदर्शन हो तो मुझे तुरंत बताएं। आपका सुझाव मेरे इस चैनल के गुणवत्ता में कारगर होता है और आपका दिया हुआ निर्देश मेरा मार्गदर्शन करता है, जिससे मुझे अपनी बात आपके सामने रखने तक के लिए ज्ञान प्राप्त होती है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी अपने अनजान तक पहुंचती है और जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उसका निवारण और प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मित्रों, अपनी महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले कुछ बात जो आजकल सुर्खियों में है, आज का महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह जब से अरविंद केजरीवाल का राजनीति में उदय हुआ है तब से एक चीज देखा जाता है कि केजरीवाल से अगर कोई प्रश्न किया जाए तो वो उसके उत्तर के बजाय बदले में एक प्रश्न कर देता है। यह केजरीवाल के राजनीतिक प्रभाव के दिन से ही देखा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब केजरीवाल के नायब मनीष सिसोदिया के ऊपर दारू व्यवसायियों से सीधा संपर्क और संबंध स्थापित हो चुका था और अब उसके लिए सीबीआई जांच हो रही है। किसी भी दिन सीबीआई की गिरवान हाथ मनीष के गर्दन तक, गिरवान तक जा सकती है। मनीष सिसोदिया ने बोला कि जी फलाना लोग के वजह से फलाना हो रहा है। चूंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा का ऊंचा मापदंड दुनिया में स्थापित कर चुके हैं, इसलिए उन पर फर्जी जांच हो रहा है। उसके पहले जब डॉक्टर जैन पर सीबीआई जांच हुई, उसको कस्टडी में लिया गया, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया है जिससे दिल्ली के सुअरों के बैठने का एक बढ़िया संसाधन उपलब्ध कराया गया था। उन सुअरों की सुख सुविधा को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पाई और उन्होंने जितेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। कई तरह के मतलब बकवास की बात है। आज एक महाघोटाले के नया फेज भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। केजरीवाल आमतौर पर ना सिर्फ राष्ट्रद्रोही है, इंसानियत का दुश्मन है, बल्कि पैसा का चोर भी है। अब यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। कई हजार करोड़ रुपए का देनदारी जो निजी कंपनियों के दिल्ली सरकार को देनी थी, उस देनदारियों को एक तरह से माफ करके केजरीवाल ने सीधा सीधा दिल्ली के अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्रयास किया है और बदले में किकबैक लिया होगा, घोटाला किया होगा या जो किया होगा। इस बात की जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया, केजरीवाल के पार्टी का एक तोता है और बोला कि चूंकि अरविंद केजरीवाल के गुजरात वाले रैली में बहुत भीड़ उमड़ी थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली रह गई थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है। यही बात कल मनीष सिसोदिया ने तब कहा था जब 2 अक्टूबर राष्ट्रीय त्योहार घोषित है हमारे देश में। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मोत्सव होता है। हालांकि मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण, ना तो गांधी जी थे, ना ही वो जन्मोत्सव था, लेकिन मैं चूंकि किसी सरकारी ओहदे पर नहीं हूं और मेरा मानना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में संविधान का शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना हुआ है और उसी संविधान ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर रखा है
और उस जन्मोत्सव को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाने की इजाजत दी। ऐसे नाजुक और महत्वपूर्ण मौकों पर केजरीवाल का दिल्ली में न होना, सचिवालय में न होना, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को खला उन्होंने जब इसकी जवाबदेही की, तो बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रश्नों का जवाब देने का, केजरीवाल के तोते ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का गुजरात में बढ़ते प्रभाव की वजह से चिट्ठी लिखे। मतलब जो उनसे प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर के बजाय दूसरा प्रति प्रश्न कर देना केजरीवाल की फितरत बन गई है, जो राजनीति में अशुभ है और लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। मेरा मुद्दा ही है कि लोकतंत्र के लिए क्या शुभ है, तो ये भी एक अशुभ संकेत है कि अगर आपका नेता अपने प्रश्नों से भागने के जगह एक अलग प्रश्न कर देगा तो लोगों को उसका उत्तर जानने का मौका कब, कैसे और किस प्रकार मिलेगा। जो प्रश्न उसके तरफ से पूछने चाहिए थे उससे पूछने चाहिए। खैर, केजरीवाल कभी यह नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 200 यूनिट बिजली की लालच में दिल्ली वाले हमको बिल्कुल उसी तरह से मदद कर रहे हैं जिस तरह से कुछ सिक्कों के लालच से हमने मुगलों का मदद किया, हमने अंग्रेजों का मदद किया, और उसी सिक्के के लालची लोगों ने मुगलों के हाथों हमको गुलाम बनवाया, फिर अंग्रेजों के हाथों गुलाम बनाया। कल केजरीवाल और कांग्रेस के हाथ गुलाम बनाएंगे, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए, निजी मतलब चाहिए, राष्ट्र का चिंता हमने कब किया है। खैर, बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए क्या शुभ है। मित्रों, ये सीधा सा प्रश्न है कि भाई देखिए, नेता अगर ईमानदार होगा तो लोकतंत्र ईमानदार हो जाएगा, लेकिन यह गलत उत्तर हुआ। नेता कोई आसमान से टपकता नहीं है, ना ही कोई मूर्ति निर्माता उसके निर्माण करता है, ना ही किसी कारखाने में बनता है। नेता आपके और हमारे बीच से बनाया जाता है, और हम ही और आप में से कोई एक आदमी नेता बनता है और वो देश का नेतृत्व करता है। पहले वो गांव का नेतृत्व करता है, कमिश्नरी का नेतृत्व करता है, पार्लियामेंट का नेतृत्व करता है, राज्य विधानसभा का नेतृत्व करते करते वो देश का नेतृत्व करता है, कभी पूरी दुनिया का नेतृत्व करने लगता है। जैसे आज हमारे देश के भाग्य विधाता के हैसियत में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता के रूप में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उसी तरह से राज्यों में 28-29 राज्यों में 28-29 भाग्य विधाता बैठे हैं, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग समाज के, अलग अलग संप्रदाय के। यही लोग हमारे राज्यों के भाग्य विधाता है, क्योंकि इन्हीं के निर्णय से राज्य का काम चलेगा, नरेंद्र मोदी के निर्णय से समस्त देश का काम चलेगा। तो नरेंद्र मोदी का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो नरेंद्र मोदी से जरूरी है नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाने वालों का ईमानदार होना। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं ईमानदार हूं तभी मेरा नेता ईमानदार होता, क्योंकि वो मेरे में से ही गया है। लेकिन अब जो प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगा वो शायद आपको विचलित कर सकता है, दुखी कर सकता है, इस चैनल को बंद करके भागने की बात कह सकता है, लेकिन फिर भी आप डटे रहिएगा। अगर आप चैनल छोड़ करके हटे, वीडियो को बंद किए, मतलब आप में दिलेरी नहीं है, सच सुनने की शक्ति नहीं है, और अगर आप में सच का सामना करने का साहस नहीं है तो आपको वीडियो बंद ही कर देना चाहिए। जो लोग बंद नहीं कर रहे हैं वो लोग सुने। मित्रों, आज एक तस्वीर वीडियो के माध्यम से समाचार चैनलों पर चला। तस्वीर था कि चंद्रशेखर राव की पार्टी कल 1:19 के शुभ मुहूर्त में अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित करेगी, और राष्ट्रीय पार्टी का नया नामकरण और मापदंड या क्या उसका मैनिफेस्टो है उसकी जानकारी देगी। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसमें भीड़ जुटाने के लिए आज के चंद्रशेखर राव को, मतलब उनके पार्टी ने आज पूरा तेलंगाना में मुर्गा और दारू का वितरण किया। और मजे की बात है कि सारे लोग लाइन में लग करके दारू मुर्गा ले रहे थे। राजनीतिक रैलियों में भीड़ बटाने के लिए पैसा, दारू, बिरयानी ये सब दिया जाता है। ये कोई के चंद्रशेखर राव पहला शख्सियत नहीं है जिन्होंने किया है। बस फर्क यह है कि के चंद्रशेखर राव ने इसको ओपन किया है, बाकी सब लोग छुप के करते हैं, बट करते सभी। हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, रैलियों को देखते हैं, कवर करते हैं, उसको समझते हैं।
रैली में आए हुए लोगों से बात करते हैं, आज किस रेट में आए हैं, आजकल नवा रेट क्या है, इस चीज की मालूमात करते हैं और इस मालूमात से जानकारी होती है कि कौन सी रैली में किस रेट से लोग चलते हैं। बहुत सारे रैलियों में जब रैली से लोग वापस आते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो रैली में बुलाने वाले ठेकेदारों को गालियां बकते हुए आते हैं, कहते हैं कि ये दारू, मुर्गा, बिरयानी और 500 रुपया की बात तय थी, अभी तक खाना नहीं मिला, आते वक्त पैकेट मिली थी, जाते वक्त मेरा पता न ठेकेदार कहाँ भाग गया और 300 रुपये दे गया। कई लोग समाचार चैनलों पर भी आकर के चिल्लाते हैं और समय समय पर लोग जानते रहते हैं। हो सकता है वो जो 300 रुपये लेकर के आए हैं वो गरीब लोग हैं, उनकी दिहाड़ी उसी 300 रुपये से चल जाएगी। वो क्या करते हैं बेचारे, दिन भर बैठे थे लेबर चौक पर, कहीं कोई काम नहीं मिला। एक आदमी आया और बोला कि तुमको काम ही दाम ही चाहिए ना, तो ठीक है अपनी दिहाड़ी ले लो और चल करके फलाने वाले नेताजी के पार्टी की रैली में चलना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ खड़ा रहना है, 2-4 घंटा वापस आ जाना है। गरीब आदमी सोचता है कि 5 घंटे लेबर चौक पर बैठे हैं, कहीं कोई लेबर की मांग करने वाला नहीं आया, उससे तो बढ़िया है कि इनके साथ चलते हैं, ये दारू और बिरयानी का पैकेट दे ही रहे हैं और साथ में 500 रुपया दे रहे हैं, तो इसमें बुराई का। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को सादर प्रणाम। इन्हीं को सोच करके लोग चल देते हैं। वो एक प्रश्न हो सकता है और एक उनकी मनसा हो सकती है, लेकिन अगर यही परंपरा और परिपाटी बन जाएगी कि तेलुगु देशम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भीड़ जुटाने के लिए दारू और मुर्गे का ओपन टीवी चैनलों पर वितरण करते हुए दिखाया जाएगा और पार्टी के लोग बेहयाई से उसको स्वीकार करेंगे, तोहफा देना हमारा कर्तव्य है और हम पहले से देते आए हैं इसलिए दे रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा। लोकतंत्र में अगर हम मतदाता ईमानदार नहीं होंगे तो नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता है। एक आजकल अलग अलग वीडियो आ रही है, कुछ मोटिवेशनल वीडियो आती है, आपने देखा होगा कि कुछ आपके भी चैनलों पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आता होगा वीडियो कि एक लड़की चाय की दुकान पर जा रही है, बदतमीजी से उससे बात कर रही है, फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो गलती है, वो कहते हैं हमको क्षमा करिएगा। आप देखते होंगे कि एक आदमी सेव की दुकान पर जाता है और सेव का टुकड़ा काट करके बहुत खराब है, नहीं चलो चौक करके देखो, और आधा सेव काट के महिला को खिलाता है, महिला सेव खाती है, रोज यही प्रक्रिया होता है। तो एक बगल वाला दुकानदार कहता है कि माता जी मैं रोज देखता हूँ ये आदमी आता है और हर सेव में से एक आध काट करके आपको खाने के लिए कहता है कि खराब है और आपको खिला के चल देता है। तो महिला कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसी बहाने में एक सेव खा लूँ, ये उसका उद्देश्य है, इसीलिए वो एक सेव काट के खिला देता है। और मैं ये बात जानती हूँ कि वो एक सेव काट के खिलाएगा, इसीलिए उसके वजन में मैं 1 किलो से 1 सेव ज्यादा डाल देती हूँ ताकि उस बेचारे का घाटा न हो। ये मोटिवेशनल आता रहता है, आपने देखा होगा कई बार। उसी का एक वीडियो लोकतंत्र पे आया था, मैं चाहूंगा कि मैं 1 मिनट में उसकी सार बता दूं। गांव के ये वीडियो में है, सच्चाई है कि वीडियो है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन कहने योग्य जरूर है, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि आज मुद्दा है कि लोकतंत्र के लिए शुभ क्या है, ईमानदार नेता या ईमानदार मतदाता। इसमें यह वीडियो बिल्कुल कारगर है, सार्थक है, इसलिए उसका कहानी बताना बड़ा जरूरी है। कहानी है कि गांव में एक प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है। एक यंग लड़का गांव के प्रधानी के चुनाव के लिए पूरे गांव में भ्रमण करता है, हर आदमी से जाकर के वोट मांगता है, हर आदमी कुछ ना कुछ कहता है। जी पिछले बार में फलाना आदमी ने 200 रुपया दिया था, अब की बार उन्होंने 500 रुपया की बात कही है, आप मुझे देंगे नहीं तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा। कोई आदमी कुछ कहता है, कोई आदमी कुछ कहता है। एक आदमी आता है, कहता है कि आपको इस गांव में अगर वोट चाहिए तो मुझे एक साइकिल देनी पड़ेगी क्योंकि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, सब लोग मेरी बात मानते हैं। और वो 2-4-5 आदमी को ले जा करके बात भी करवा देता है। वो लोग कहते हैं कि जो भैया कहेंगे हम मान लेंगे। जो प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है वो उनको तुरंत एक साइकिल नई खरीद कर देता है और 2000 रुपया देता है और खुश हो जाते हैं वो। उसके बाद वो एक झोपड़ी में जाता है। झोपड़ी वाला कहता है कि जी मैं आपको वोट नहीं दूंगा क्योंकि मेरा वोट बिकाऊ नहीं है और मैं पहले वाले सभी प्रधानों को देखा हूं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो आप क्या करेंगे। तो वो लड़का हाथ जोड़ के कह रहा है कि देखिए सीना चीर के तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं महाबली हनुमान हूं नहीं, लेकिन आप एक बार भरोसा करिए, आप निराश नहीं होंगे। तो कहता है ठीक है। तो लड़का अपने जेब से पैसा निकाल कर देता है कि मैंने सब लोगों को दिया है,
आपको भी दे रहा हूं। तो बोला नहीं, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आप ही को वोट दूंगा, लेकिन मैं पैसा दे करके लेकर के नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा वोट बिकाऊ नहीं है। लड़का चला जाता है, प्रधानी की चुनाव होती है, प्रधान जी जीत जाते हैं, वही लड़का जो प्रधान है वो जीत जाता है। अब जो आदमी उसको 2000 रुपया और साइकिल लिया था और ठेकेदार बना था, वो सोच रहा है कि भाई मेरा आदमी जीता है तो मुझे देगा। वो जीतने के बाद जब उसके बधाई देने जाते हैं तो उनसे बातें नहीं करता। 2-3 जगह रास्ते में मिलते हैं, उनसे बात ही नहीं करता। एक बार वो लड़का रास्ते में रोक करके साइकिल पटकते हुए कहता है कि एक बात मुझसे बात करनी है। बोला बोलो। बोला मैं देख रहा हूं कि जब से आप जीते हैं तब से बात ही नहीं कर रहे। बोला मैं तुमसे क्यों बात करूं? बोला हमने आपको वोट दिया था, आपको बात करना पड़ेगा। तो उनके कान के नीचे एक झापा लगाता। बोला तुमने कब वोट दिया? तुमने वोट देने के लिए मुझसे 2000 और एक साइकिल लिया है, नगद 2000 और एक साइकिल। तो तुमने वोट दिया कि वोट बेच दिया? जब तुमने अपना वोट बेच दिया तो वो फिर मेरा हो गया, दिया कहां से? फिर वो चलते चलते वो झोपड़ी में जाता है और उस बूढ़े आदमी का पांव छू के प्रणाम करता है और कहता है कि मुझे आपके दिए हुए वोट से चुनाव जीते हैं। ब्लॉक पर नया मकान बनाने की लिस्ट मांगी गई है, आपका नाम मैंने डाल दिया है, अपनी आधार कार्ड की कॉपी हमको दे दीजिएगा, आपकी बार घर बनाने में आपका नाम होगा। तो आदमी बड़ा खुश होता है, कहता है कि आप मुझ पर उपकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो आपको कहा था कि वोट दूंगा बिना पैसे पर। बोला मैं आपको घर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने बिना पैसे पर मुझको वोट दिया है। मतलब आप लोकतंत्र के मूल्यों को मानते हैं, आप ईमानदार हैं, इसीलिए मुझे ईमानदारी करने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि आपने अपना वोट नहीं बेचा है तो सरकार से मिली ब्लॉक पर आई घर भी मैं आपको नहीं बेचूंगा। और मैं जो 25 घर की सूची आई है, मैं उन्हीं 25 लोगों को दूंगा जिन लोगों ने बिना पैसे पर मुझे वोट दिया है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि वो 25 घर मुझे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 25 आदमी ने भी मुझसे पैसा लेकर के वोट देने की बात नहीं कही, सबने पैसा लिया है। कुछ लोग ही हैं जिन लोगों ने बिना पैसे में वोट दिया, जिसमें एक आप है। और वो 2 4 5 लोग होंगे, मैं उनको घर दूंगा और बाकी घर वापस करा दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि मैं पैसा लेकर के घर दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर के वोट दे करके अपना वोट बेचा है। और मैं पैसा लेकर के घर दे करके खुद का स्वाभिमान नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे अगले बार भी प्रधानी के लिए चुनाव लड़ना है। क्योंकि अब मैं राजनीति में ही अपना जीवन खपाना चाहता हूं। तो अगर अगले बार जब मैं वोट मांगने आऊंगा तो जिस आदमी से मैंने पैसा लेकर के घर दिया है वो कहेगा आपने ये घर जो बना है उसके लिए पैसा लिया था, अब चुनाव के लिए क्या पैसा देंगे बता दीजिए। तो वो फिर मोल भाव और सौदेबाजी करेगा। लेकिन आप जैसा आदमी, जिस आदमी को मैंने बिना पैसे घर दिया है, चूंकि आपने मुझे बिना पैसे वोट दिया था, तो लोग आपको देख करके प्रोत्साहित होंगे और कहेंगे कि ये लड़का जो कहता है वो करता है। क्योंकि फलाना आदमी ने बिना पैसे का वोट दिया तो उसने बिना पैसा लिए उनको लाखों रुपए का घर दे दिया। आपकी बार हम भी इसे बिना पैसा लिए वोट देंगे। और अगर सब के सब गांव के लोग आपके वजह से आपको देख करके उत्साहित प्रोत्साहित होंगे तो कोई आदमी पैसा नहीं लेगा। और जब कोई पैसा नहीं लेगा तो मेरा 1 रुपया चुनाव में खर्चा नहीं होगा। और जो सारा रुपया बचेगा मैं उस रुपये से अपना प्रधानी का खर्चा चलाऊंगा। और जो सरकार की योजना आएगी वो बिना अपने पास रखे आप सब में खर्चा करूंगा। क्योंकि मेरा रोज रोज का घूमने का खर्चा तो वही बच जाएगा जो मैं चुनाव में खर्चा किया। तो इसीलिए मित्रों यह कहानी मुझे बड़ी प्रेरित की। यह कहानी आज कहना इसलिए जरूरी है कि नेता बेईमान इसलिए होता है क्योंकि उसको आपने बेईमान बनाया है। आपको तो लगता है कि मैंने 500 रुपये लगे वोट दे दी, लेकिन आपको नहीं लगता कि उस नेता को कितना रुपया खर्चा हुआ होगा। उस नेता की पूरी जेब की खर्चा आपने जोड़ा। अगर मैं एक सिंपल एमपी की बात कर दूं तो 5 से 7 लाख मतदाता होते हैं। अगर उस गांव के प्रधान के लड़के की तरफ से उदाहरण मान लूं, हालांकि मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूं कि सारे लोग पैसा नहीं लेते, लेकिन मैं आधा लोगों की भी और बात कर लूं तो अगर 3 लाख लोगों ने भी 500-500 रुपया लिया होगा तो आप अपने कैलकुलेटर पर जोड़िएगा, क्योंकि जबानी तो बता नहीं सकते तो मैं क्या बताऊं
कि 3 लाख गुणे 500 कितना होता है, क्योंकि ना तो मैं कभी 3 लाख लोगों को 500 रुपया खुद बांटा हूं, ना ही बांटते देखा हूं, तो मुझे अंदाज भी नहीं है। इसको बोलते हैं बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो जो चीज आपके कल्पना से परे है उसकी कल्पना करके ही आप सिहर जाते हैं। मैं रकम की बात क्या कहूं। और अगर उसको 3 लाख लोगों को भी अगर 500 रुपया देने पड़े होंगे तो वो उन योजनाओं को पैसे के बल पर ना बेचेगा तो पैसा उसका वसूल कहाँ से होगा जो उसने करोड़ों रुपया पर खर्चा किया है। और जब उसका करोड़ों रुपया पर खर्चा हुआ है तो वो अगर रुपया आपसे वसूल रहा है तो वो नेता ईमानदार है जिसने आपको पैसे के बल पर काम कराया है, क्योंकि उसको पैसे पर काम कराने की ट्रेनिंग तो आप ही दिए हैं। आप ही ने तो उसको कहा है कि पैसा लेकर के काम कराया जाता है, क्योंकि तब आपने वोट के टाइम में उसे पैसा लिया है। मित्रों, अब आप कहेंगे कि राकेश परमार बकवास कर रहे हो, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी पैसा लिया ही नहीं। बिल्कुल एकदम हो सकता है, मैं स्वयं भी किसी से बिना पैसा लिए मतदान करता हूं, बल्कि मेरा तो और भी ज्यादा परिश्रम होता है। मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरा मतदान बलिया में है। मैंने वोट ट्रांसफर दिल्ली नहीं करवाया है। मेरा दिल्ली में पैन कार्ड है, दिल्ली में आधार कार्ड है, दिल्ली में राशन कार्ड है, लेकिन चूंकि मैं 5 यूनिट से 5 किलो से ज्यादा का मेरे पास बिजली का बिल है, मेरा 3 मंजिला मकान है और 5 एसी लगे हुए हैं घर में, तो दिल्ली सरकार के कानून के मुताबिक मैं राशन नहीं ले सकता। तो मैं स्वतः राशन छोड़ दिया हूँ। सरकार ने सब्सिडी के तहत राशन छोड़ने की अपील की थी और मैंने उसको छोड़ दिया कि भाई मुझे राशन नहीं चाहिए। ये जो नरेंद्र मोदी की योजना है कोरोना काल में हर आदमी को 30 किलो मुफ्त में चावल गेहूं और वो सब देने का, वो मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं सब्सिडी के रूप में लिया हुआ छोड़ चुका हूं, क्योंकि मेरी हैसियत इतनी है कि मैं अपने मेहनत से खा सकता हूं। तो मैं तो लोकतंत्र में जितनी ईमानदारी हो सकती है वो मैं करता हूं। जैसे मैं बिजली की सब्सिडी नहीं लेता, मैं एलपीजी की सब्सिडी नहीं लेता, मैं राशन मुफ्त में नहीं लेता कि मेरे पास 5 किलो यूनिट बिजली है तो वो नहीं लिया जा सकता। हालांकि मैं चाहता तो मैं ले सकता था, लेकिन वो मैं नहीं लेता। तो वो सब चीजें जो मेरे बस में है वो मैं छोड़ता हूं और अपने भाड़ा से बलिया जाता हूं और वोट दे करके आता हूं। तो मेरा तो और ज्यादा खर्चा हुआ और मेरी जो आप लोगों के आशीर्वाद से पोजीशन है, कोई भी नेता कुछ भी देने को तैयार हो सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता बड़ा नाराज हो गए, उन्होंने बोला चुनाव में अबकी बार तुम नहीं आए। मैं बोला स्थिति इसलिए मेरे को मजबूर की देखी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रिय नेता सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया था और मैं सुरेंद्र सिंह के बगैर दूसरे को वोट दे नहीं सकता था। और सुरेंद्र सिंह नाव की सवारी किए थे और उस मलाह को तो मैं पूरे जीवन मरते दम तक वोट नहीं दे सकता। तो मेरी स्थिति बड़ा खराब होती। मैं बलिया में आता और सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध मतदान देता, यह मेरे आत्मा को झकझोरता, और नाव को मतदान देता तो वो मेरे प्रिंसिपल को झकझोरता। दोनों ही परिस्थिति में मेरे लिए बुरा होता। इसीलिए मैं अब की बार मतदान से अपने आप को दूर रखा। तो उन्होंने बोला कि फिर हमारा क्या होता। मैं बोला मेरा पूरा परिवार आपके साथ लगा था। तो उन्होंने एक बात कहा कि तुम्हारा पूरा परिवार का लगना और एक तुम्हारा होना, तुम दोनों को बराबर तुलते हो। अरे तुम्हारा बलिया में होना और रात में एक बार 10 बजे फेसबुक लाइव लगाने के नमस्कार मित्रों, मैं राकेश परमार, वीरों की धरती जवानों के देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से आपसे बात कर रहा हूं और मतदान में आया हुआ हूं। इतना ही कहना लोगों में ऊर्जा भर देता है। तुम्हारे भाई मास्टर हैं, वो आके बटन दबा के जाएंगे, मुझे मालूम है मेरे को वोट देंगे। उनकी पत्नी भी मास्टर है, वो भी आके वोट देके चली जाएगी। तुम्हारे भांजे भांजी भाई भवा सब मतदाता हैं, आके वोट देके चले जाएंगे। लेकिन वो कितना होगा? 20 वोट। लेकिन तुम्हारा आना कई 100 वोटों का हेर फेर करता, इसलिए तुम नहीं आए, मुझे बात का अफसोस है। इस स्थिति वाले आदमी को कुछ भी दे सकते थे, लेकिन वो मैं नहीं लेता। तो मुझ जैसे और लोग भी हैं। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने अपने ही बातों में बता दिया है आपको कि मैं भी रिश्वत लेता हूं, और ये भी रिश्वत ही है। क्या रिश्वत है? कि मैंने ये नहीं देखा कि सुरेंद्र सिंह शुभ लोकतंत्र के लिए शुभ है कि नहीं है। चूंकि सुरेंद्र सिंह मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उनको वोट देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह थे, वो इसलिए कि वो स्वर्ण समाज के हितों की बात करने वाला इकलौता आदमी थे
जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के स्वर्ण विधि निर्णयों नीतियों का खुलेआम विरोध किया था। जब नरेंद्र मोदी ने ST आयोग के बिल को और ज्यादा क्रूअल बना दिया था, स्वर्ण समाज के लिए और ज्यादा घातक, खतरनाक और असहनीय पीड़ादायी बनाया था, तो किसी भाजपाई ने इसका विरोध नहीं किया था। अकेला सुरेंद्र सिंह ने विरोध किया था। और मैंने अपने फेसबुक लाइव, आज आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी तो मेरे को अपना आशीर्वाद तब भी देते हैं, देते ही रहते हैं, लेकिन आप में से भी जिन लोगों ने मेरा वीडियो उस वक्त देखा होगा, सुना होगा कि मैं लाइव फेसबुक में कहा था कि सुरेंद्र सिंह का हारना स्वर्ण समाज का आवाज का दफन हो जाना है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह एक विधायक नहीं है, सुरेंद्र सिंह स्वर्ण समाज का आवाज है। सुरेंद्र सिंह के हार लेने से भारतीय जनता पार्टी लोगों में मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी कि देखो सुरेंद्र सिंह तुम्हारा आवाज बना और हमने उसकी टिकट काट दी और वो हार भी गया। अगर आप लोग उसको निर्दलीय जिता देते हैं तो सुरेंद्र सिंह का जीत स्वर्ण समाज का जीत होगा और भाजपा को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यार स्वर्ण समाज ने अपने बल पर अपने आवाज को विधानसभा में पहुंचाया है, हमें भी इनके भावनाओं का कद्र करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का अनपेक्षा सुरेंद्र सिंह के प्रति सहयोग भारतीय जनता पार्टी को आपके विरुद्ध और ज्यादा कड़ा और बड़ा निर्णय लेने में सहूलियत दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सुरेंद्र सिंह को अपने से अलग कर दिया, उनको जनता ने भी अलग कर दिया। मतलब सुरेंद्र सिंह बेमतलब स्वर्ण समाज की बकवास करते थे, असल में स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और किसी स्वर्ण समाज को स्वर्ण समाज के विरोधी भारतीय जनता पार्टी का होने का कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। वो तो हमारे लफाबाजी से ही खुश है, तो फिर इनको कुछ दे करके क्या किया जाएगा। बेनिफिट हम अपने दलित पिछले स्वर्ण मुसलमानों को दें, स्वर्ण समाज को दुतियाने लतियाने और बतियाने के पर ही काफी है, तो रहने दिया जाए। इसी तरह के और लोग होते हैं, जो दलित होते हैं वो दलित प्रिय में अपना वोट दे देते हैं, जो पिछड़ी होते हैं वो पिछड़े प्रिय में वोट दे देते हैं, जो मुस्लिम होते हैं मुस्लिम प्रिय में वोट दे देते हैं। ये भी एक तरह का रिश्वत है। और इस तरह के वोट देने से, इस तरह से मतदान देने से इसी तरह के नेता उत्पन्न होंगे। अगर मैं स्वर्ण समाज के नाम पर सुरेंद्र सिंह को मतदान दूंगा तो स्वर्ण समाज की ही बात सुरेंद्र सिंह करेंगे और विधानसभा में विधायक का काम सिर्फ स्वर्ण समाज का बात करना नहीं है, क्योंकि वो पूरे विधानसभा का विधायक है। उसके क्षेत्र में दलित भी है, पिछड़ा भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, कमजोर भी है, मजबूत भी है। मतलब उसके निर्णय से, उसके नीतियों से तो पूरा विधानसभा प्रभावित होगा। तो उसको तो मतदान स्वर्ण समाज ने दिया है, तो वो बाकी लोगों के लिए अगर कुछ करेगा तो मैं कहूंगा कि बताओ यार, वोट तो मैंने दिया है और वो पिछले हितैषी काम कर रहे हैं। पिछड़ा वाला कहेगा कि मैंने तुमको वोट ही नहीं दिया फिर भी मेरा काम कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में खराब होगी। इसीलिए मित्रों, ये भी एक तरह का रिश्वत है। जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी, परिवारवादी, इससे भी आपको उबरना है। मैं नहीं उबरा और आगे के मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे जरूर कहता हूं कि अगर मैं नहीं सुधरा हूं तो आप भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जो आदमी आग में उंगली जलाया है उसे आग के तपस की जानकारी है। दूर से तो गुलाबी सुंदर ही देखने में लगता है, क्या पता कि वो जला देता है। जलने की तपस तभी समझ में आएगी जब आप उसमें उंगली डालेंगे, और मैंने अपनी उंगली डाला है, उसकी जलन महसूस किया है। इसलिए आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यह भी एक रिश्वत है और इस रिश्वत से भी लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जातिवादी मतदाता नहीं चाहिए, धर्मवादी मतदाता नहीं चाहिए, क्षेत्रवादी मतदाता नहीं चाहिए। मतदाता मतदान के माध्यम से ईमानदार हो, देश के भला वाला हो, प्रदेश के भला वाला हो, क्षेत्र का भला वाला हो, तभी जाकर के नेता मजबूत होगा, ईमानदार होगा और क्षेत्र का भला करेगा। अगर मान लीजिए कि 424 विधायक उत्तर प्रदेश में है, 424 अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हो जाएंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश विकसित हो जाएगा, क्योंकि 424 में पूरा उत्तर प्रदेश बट गया है। लेकिन कोई भी अपने क्षेत्र के प्रति वफादार ईमानदार इसलिए नहीं है कि क्षेत्र को मान करके आपने वोट ही नहीं दिया। मैं एक टीवी डिबेट में बोल रहा था कि भाई हम तो वोट दिए हैं अपने सुरेंद्र सिंह को, तब सुरेंद्र सिंह विधायक थे, लेकिन सुरेंद्र सिंह पार्टी व्हिप का काम करते हैं और कमल के मतलब भारतीय जनता पार्टी के व्हिप का पालन करते हैं। तो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ डिबेट में थे। जब एड ब्रेक हुआ तो उन्होंने बोला, परमार जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं,
कल का वीडियो मैंने आपका देखा था, आपने ही स्वयं वीडियो में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ है, दल तंत्र है। क्योंकि आप तो कमल के निशान के आगे बटन दबाए हैं, उसके साथ नाम सुरेंद्र सिंह का लिखा है, तो क्या ये हो सकता है धर्मेंद्र सिंह लिखा हो। तो जब आप कमल को जिताए हैं तो विधानसभा में कमल का प्रतिनिधित्व है ना, तो वो कमल के निर्णय का पालन करेगा। आपने सुरेंद्र सिंह को वोट कहाँ दिया है? आपने सुरेंद्र सिंह का नाम देखा था या कमल के निशान देखा था? मैं बोला मैंने तो सुरेंद्र का नाम देखा था, सामने कमल था। बोला मैं कहूंगा कि आपने कमल का देखा था, सामने सुरेंद्र मिल गया, तो दोनों तो बात सही है। मैं बोला ये भी आपका बात सही है। बोला आप इस पर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो आपको बेहतर लगे संभालिएगा, नहीं तो मैं यही बात कह दूंगा। तब तक ये ब्रेक खत्म हुआ। एंकर ने उसको लिया ही नहीं, क्योंकि उसको तो अपना चैनल का बेनिफिट देखना है। हमारे बात से स्पष्ट हो जाता कि देश में लोकतंत्र है कहाँ। हम तो सिर्फ लोकतंत्र कहते हैं, असल में दलतंत्र है। तो इन्हीं विषयों पर जब तक आप ईमानदारी से इन सब विषयों पर विचार करके मतदान नहीं करिएगा, आपका प्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा, और आपका प्रतिनिधि ईमानदार नहीं होगा तो देश ईमानदार नहीं होगा। जैसा कि आज हम दिल्ली में भुगत रहे हैं, हमने 200 यूनिट के लालच में हमने वोट बेच दिया, और आज अरविंद केजरीवाल हजारों करोड़ रुपया लूट करके गुजरात चुनाव में प्रचार कर रहा है। पहले वाला लूटा हुआ पैसा पंजाब चुनाव में प्रचार किया था, और चुनाव में प्रचार के बाद पंजाब में जीतने की स्थिति अब बानगी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद खालिस्तानियों ने गैर सिखों के दुकानों को सरेआम लूटना चालू किया, और वहां पुलिस वाले मूक दर्शक बन के खड़े हैं। कुछ पुलिस वालों ने अपने फर्ज की गंभीरता को समझते हुए, जिम्मेवारी को एहसास करते हुए विरोध किया, तो खालिस्तानियों ने उनको पीट दिया। पुलिस हेडक्वार्टर पर रॉकेट दाग करके उन्होंने अपने पहुंच पूरे पंजाब भर में पहुंचा दिया है। सिमरजीत सिंह मान को संसद में पहुंचा करके यह बता दिया है कि अब संसद में भी मेरा प्रतिनिधित्व चला गया है। तो आप देखिए कि 200 यूनिट की मुफ्त लालच आपको कहां पहुंचा रही है। दिल्ली में आपका पैसा रेहानियाओं पर खर्च किया जाता है। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पर रेहानिया बस्ती है, जिसको योगी आदित्यनाथ के बस्ती से बुलडोजर चलाने के बाद दिल्ली में अमानतुल्लाह खान ने बसाया है। वहां हम लोग जाते हैं, वो सब कुछ काम नहीं करते, दिन भर लोगों के साथ मारपीट, छिनताई और गैर कानूनी काम करते हैं, क्योंकि उनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी के पैसे पर वो पलते हैं। उनको हर महीना में 7,000 रुपये महीना और मुफ्त राशन, ये जो मोदी जी का राशन है 30 किलो चावल, गेहूं और तेल वेल, ये सब वहाँ मुफ्त में पहले पहुँचता है। बिना कनेक्शन का मुफ्त का बिजली है, उनके घर में AC चलता है। दिल्ली का पानी का टैंकर वहां सवेरे सवेरे पहले वहां पहुंचता है, तब जाकर VIP इलाके में पहुंचता है। एक चलता फिरता नर्सिंग होम, डॉक्टरों का स्टाफ की गाड़ियां वहां खड़ी रहती हैं, लोगों में दवाई वितरण मुफ्त में करती हैं। और आपका दिया हुआ पैसा से रेहानिया पल रहे हैं, देशद्रोही पल रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पल रहे हैं। और तो और आपके पैसे से जामा मस्जिद का बकाया बिजली का बिल पेमेंट हो रहा है, जिस बिजली के बिल पर जामा मस्जिद के इमाम ने कहा था कि हाँ बिजली का बिल बकाया है, अगर हैसियत में है बिजली विभाग तो बिजली काट के दिखा दे। और बिजली विभाग हाथ पे हाथ धरी रह गई। वो तो कम है, हमारे शंकराचार्य की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन चैनल वालों ने पूछा कि शंकराचार्य जी पर तो 1 केस था, वो गिरफ्तार हो गए, आप पर तो 1 लाख से ज्यादा केस है, आप क्या कहेंगे? बोला शंकराचार्य छोटे आदमी हैं, कमजोर आदमी है, उनका अनुयायी नपुंसक है, वो गिरफ्तार हो गए और सबके सब हाथ में ताली बजा रहे हैं। हमारा अनुयायी आग लगा देगा। पुलिस आके तो देखे, अगर पुलिस में इतनी शक्ति है तो मेरे को गिरफ्तार करें, उसके बाद देश की स्थिति देख लें, और हम सब लोग ताली बजाते रह गए। उसका उदाहरण है कि कुछ दिन पहले वीडियो आई थी, जब कांवड़ यात्रा हो रही थी, एक ट्रक पर 200 से ऊपर कांवरी बैठे हुए थे, और सिर्फ 4 लोग लठ लाठी और तलवार लेकर के आए, और 200 के लोग भाग रहे हैं ऐसे जैसे बिल्ली के झुंड में 2 चूहों के झुंड में 2 बिल्ली घुस गई और सारे के सारे चूहे भागने लगे हैं। तो हमारी स्थिति तो मोहनदास करमचंद गांधी ने चूहों की बना दी है। हमें नपुंसक बनाने की ट्रेनिंग बचपन से दे दी जाती है कि इस गाल पर मारे तो इसको भी आगे दिखा दो। कहाँ हमने बताया कि अगर इस गाल पर मारे तो तुरंत इसका हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ा दो, कि एक हाथ टूटा होगा दूसरा हाथ व्यस्त होगा, मारेगा कैसे? यह बताने वाले को तो हमने जहाज में मरवा देने की घोषणा कर दी। तो कैसे होगा? इन सब विषयों पर विचार करिएगा।
तब आप पाएंगे कि आपका वोट कैसे दिया जाए और किनको दिया जाए। इन गंभीर विषयों को हंसी में मत लीजिएगा। अगर आपको लगा होगा कि मेरी बात सही है, सच्ची है और यह लोगों को पहुंचाने योग्य है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि जानकारियाँ बांटने से ही बढ़ती है और जितनी जानकारी बढ़ती है उतने नतीजे बढ़ते हैं और जब नतीजे बढ़ेंगे तो शुभ ही होंगे। और लोकतंत्र के लिए शुभ जरूरी है, क्योंकि शुभ होगा तभी शुद्ध होगा और लोकतंत्र शुद्ध होगा तो पूरा देश में सिर्फ शुभ ही शुभ होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।